नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अगला जो विधानसभा चुनाव है, उसमें किस तरह की शय और मात के खेल खेले जा रहे हैं, किस तरह से अलग-अलग जो समाज के अलग-अलग वर्ग हैं, अलग-अलग जातियां हैं, अलग-अलग धर्म हैं, उनके वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से जो तमाम राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी को, आम वोटर को, लोकतंत्र के जो सबसे मूल इकाई है, उसको वोट बैंक में तब्दील करने का ये खेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत नया नहीं है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी से सारी राजनीतिक पार्टियां इस खेल में बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अगर बात हम करें उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त 3-4 बड़े वोट बैंक जिनकी बात कही जा रही है, एक समाजवादी पार्टी का अपना जो यादव वोट बैंक है वो है, बसपा का जो अपना जाटव वोट बैंक है वो है, बीजेपी का ऐसे कोई अलग से किसी खास वोट बैंक का बीजेपी दावा नहीं करती, वो पूरे हिंदू समाज का दावा करती है, पूरे हिंदुत्व के नाम पर वोट अपने पाने की बात करती है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस भी एक तरह से सारे समाज के वोटों का दावा करती रही है, लेकिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो हालत है उसमें ये लगता है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अगर अपने जितने भी वो चुनाव में उम्मीदवार लड़ाना चाहती है उतने उम्मीदवार भी उसके पास हो जाएं तो शायद ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये जो बड़े राजनीतिक दल हैं, इनके जो जोड़ तोड़ है उसके बीच में इस बार एक और नया एक कोण आया है और वो क्योंकि इस बार ये माना जा रहा है कि जो 19.2 के आसपास उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट हैं, वो काफी हद तक वो निर्णायक हो सकते हैं और इन निर्णायक वोटों को अपने पाले में करने के लिए जहां सपा बसपा अपनी अपनी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आकर 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की बात कहकर इस वोट बैंक में एक नई तरह की दावेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी पर आरोप मुख्यतः ये है कि वो जो मुस्लिम वोट हैं उनको काटने के लिए वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ रहे हैं और कहीं कहीं एक तरह से ऐसा करके वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कुछ इसी तरह की बात बीएसपी के लिए भी कही जा रही है कि बीएसपी भी तमाम जातियों के वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है और जो मुख्य लड़ाई मोटे तौर पर मानी जा रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। तो क्या ये सारा गणित है, किस तरह के जोड़ तोड़ हो रहे हैं, किस तरह से इसको उत्तर प्रदेश के हित में समझा जाए, उत्तर प्रदेश के अहित में समझा जाए, आम वोटर का इससे किस तरह से लाभ होगा, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आपकी बात में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा। बातचीत की शुरुआत मैं हुसैन अफसर साहब आपसे ही करना चाहता हूं। जो इस बार एक तरह से जो मुस्लिम वोट बैंक को निशाने पर लाने की बात कही जा रही है, आप इससे कितना सहमत हैं और इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ओवैसी साहब के आने से एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई है। वो अपना फायदा कम और दूसरों का नुकसान ज्यादा कर सकेंगे जी। जाहिर है कि वो इतना नहीं वो वोट ला पाएंगे और इतनी सीटें भी नहीं ला पाएंगे। जब वोट नहीं लाएंगे तो सीटें कहाँ से लाएंगे कि वो कुछ ऐसी पोजीशन में आए कि वो बार्गेन भी कर सकें। और चूंकि मुसलमानों का मामला ये है कि वो बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ हैं, बाकी दूसरे नंबर पर बीएसपी के साथ हैं, वो तीसरे नंबर पर जो कुछ हैं वो कांग्रेस के साथ में हैं। तो जाहिर है कि जो डेंट पड़ेगा इन्हीं पार्टियों को पड़ेगा और सबसे ज्यादा जो नुकसान की का जो डर है वो है समाजवादी पार्टी को डेंट होगा। अब ओवैसी साहब ने बंगाल में, मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या किया, क्या मिला उनको, बिहार में क्या मिला, कितना मिला, ये चीजें सोचने की हैं वोटर्स के लिए। बम्बई जैसी जगह या महाराष्ट्र जैसी जगह पर कुछ इन्होंने
ताल्लुक़े की सीटों पर और कुछ इस तरह से उन्होंने ज़रूर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस पोजीशन में यूपी में तो नहीं लगता कि वो कुछ इसको ज़्यादा वो भुना पाएंगे अपनी कामयाबियों को। उसकी एक वजह जो है सबसे ये है कि बहुत ही जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, खासकर के मुसलमान, वो समाजवादी पार्टी पर है के साथ हैं और उसके बाद में बीएसपी के साथ हैं। अब इन चीज़ों में बीएसपी की तरफ से थोड़ा सा विश्वास कम हुआ है मुसलमानों का, क्योंकि उन्हीं ने ये देखा कि पिछले 4 साल में और 4.5 साल में बीएसपी को उन्हीं ने देखा कि जो भी जुल्म हुए, यानी उनकी ज़बान में मुसलमानों की, तो उसका कोई उन्हीं ने रिटेलिएट नहीं किया। सिर्फ ये कि ट्वीट का एक उन्हीं ने एक मिजाज बना रखा था और इन लीडरों ने कहीं पर स्पॉट विजिट भी नहीं किया। यानी जैसे दिल्ली के करीब की बहुत सी जगहों के ऊपर फसाद हुए, दंगे हुए या कुछ भी हुए, तो आप किसी एक तरफ न जाते, लेकिन आप समाज में शांति के लिए आप दोनों फिरकों, दोनों समुदाय की तरफ जाते। मायावती पार्टी ने जो था वो बहुत ही यानी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के जो सियासत की, तो मुसलमानों को तकलीफ पहुंची है उनसे। मुझे नहीं लगता कि जिस तादाद से मुसलमानों ने 2017 में उनको वोट दिया था, उस तादाद में मुसलमान उनको वोट अब दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, क्योंकि बड़ा जो फैक्टर ये हुआ है कि वैसी जो है वो बातें ऐसी कर रहे हैं कि जिससे आदमी को रिझाया जा सकता है। भले ही वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, डिवीजन होगा वोटों का, और वो बर्बादी आखिर में सेकुलर वोटों की होगी। बिल्कुल, जिस तरह से ओवैसी की कोशिश है, ओवैसी के जो तेवर हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने पहले 100 सीटों की बात कही कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ दलों के साथ गठबंधन करेंगे, राजभर के साथ उनके गठबंधन की कुछ हद तक चर्चा भी है, और भी वो कुछ दलों के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। और उनके जो तेवर हैं, उन्होंने अपनी जो सुल्तानपुर में जो सभा उनकी थी, रुदौली में जो सभा थी, उन सभाओं में एक बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जिन दलों ने भी अपना वोटर बनाया, अपना वोट बैंक बनाया, उन्होंने उनके बूते पर सत्ता तो हासिल की, लेकिन उन्होंने मुसलमान समाज को, मुस्लिम समाज को नेतृत्व नहीं दिया, उनको नेता नहीं दिए, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। समाजवादी पार्टी पर तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में मुजफ्फरनगर में इतने बड़े दंगे हुए थे, 40,000 से ज्यादा मुस्लिम मुजफ्फरनगर का इलाका छोड़ कर गए। उनकी वापसी के लिए सरकार ने क्या किया, उनके आंसू पोंछने के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन शरद जी, आप ये शरद बात जी, सही है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात जो थे, ठीक, अब बताएं। बोलिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हालात खराब हुए उसमें समाजवादी पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकी, और लेकिन ये भी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तेमाल किया गया मुसलमानों का, तो इन पार्टियों ने मेहनत भी की अपना एक वोट बैंक क्रिएट करने में। आप जुमा 8 दिन हैदराबाद से आए हैं और अभी आपके यहाँ कोई खिदमत भी नहीं है, कोई आपको ज़्यादा पहचानता भी नहीं है, नेगेटिव आपकी जो पब्लिसिटी है वो हो रही हैगी। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि मुसलमानों का जो बड़ा तबका है वो ठीक है, जज्बातियत में आके वो बह सकता है, लेकिन वो ऐसे तादाद में नहीं बह पाएगा और जज्बातियत में आ पाएगा कि वो कोई फायदा पहुंचा सके, सिवाय इसके कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो, यानी उसके वोट बैंक को। बिल्कुल ये बात मोटे तौर पर साफ दिखती है कि ओवैसी जो कुछ भी करने जा रहे हैं, वो उनको कितना उससे फायदा होगा, उनकी राजनीति को कितना फायदा होगा, मुस्लिम समाज को कितना फायदा होगा, ये बात दीगर है। और जो दूसरी पार्टियां हैं उनको कितना नुकसान होगा, ये इसके पीछे असल बात है। हमारे साथ अतुल चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा भी जुड़ गए हैं। अतुल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। ये जो ओवैसी की दस्तक है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इसको आप किस रूप में देखते हैं, और क्या ये मायावती और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है? देखिए, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं आए हैं। ये जरूर है कि इस बार ये 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, शायद इससे पहले कम सीटों पर लड़े थे। जी।
लेकिन अगर आप ये देखें कि इनके ऊपर जो एक आक्षेप लगता है वो ये है कि ये बीजेपी की बी टीम है, AIMIM वोट कटवा पार्टी है, और इसी आरोप के चलते ओवैसी साहब बंगाल और आसाम में कुछ नहीं कर पाए थे, जबकि उनको काफी उम्मीद थी कि कम से कम बंगाल में वो अच्छा प्रदर्शन करेगी उनकी पार्टी, और वो ममता बनर्जी को किसी तरह के दबाव में लाने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर मुस्लिम वोटर असदुद्दीन ओवैसी साहब को शक की नजर से देखता है, और मुझे नहीं लगता है कि वो मायावती को छोड़ दीजिए, मुख्यतः अखिलेश यादव को कोई ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जितना सुनने में आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम मतदाता ने काफी हद तक अपना मन बनाया हुआ है। वो जो घटनाएं होती रहती हैं प्रताड़ना की मुसलमानों की, उसको लेकर के वो, उसके समझ में बस यही आ रहा है कि अखिलेश यादव ही उनको कुछ उनकी मदद कर पाएंगे अगर वो सत्ता में आते हैं तो, क्योंकि बीजेपी के रहते उनका और कोई नुकसान भले ना हो, लेकिन ये जो रोज रोज की घटनाएं होती हैं परेशान करने की, और भी चीजें हैं, तो वो रुक जाएगा काफी हद तक। तो इसलिए बिल्कुल। वो नहीं लगेगा, हमको नहीं लगता है कि वो ओवैसी साहब के साथ जाएगा मुसलमान। बिल्कुल, आपका जो आकलन है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और लेकिन शरद जी, जो मुस्लिम वोट का सहारा लेने की बात है, ओवैसी अगर उसमें सेंध लगाने में कामयाब होते हैं, ओवैसी को कितना फायदा हुआ ये अलग सवाल है। लेकिन जो मायावती का जो जिस तरह का स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है, रणनीति दिखाई दे रही है, उसमें वो अपने जो उनका जाटव वोट बैंक है वो, प्लस ब्राह्मण वोट बैंक, और प्लस जो मुस्लिम वोट बैंक है, इसके सहारे वो चुनाव जीतने की कल्पना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बीएसपी का जो गेम प्लान है उसमें कितनी इस हकीकत है, और किस तरह से ओवैसी इस गेम प्लान को में नुकसान कर सकते हैं? देखिए, मायावती और ओवैसी मेरे हिसाब से एक ही काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। वो नुकसान उन दोनों को, उनका जो प्लान है जो दिखता है साफ साफ, वो ये है किस तरह से बीजेपी की मदद करना है, और मदद करने में जो इनकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, यानी कि वोट काटने वाली बात में, दोनों का काम है वोट काटने का। ओवैसी मुसलमानों का वोट काट करके भाजपा की मदद करेंगे, और मायावती जो कुछ उनके पास बचा है वोट, मायावती की स्थिति तो बहुत खराब है, उनको ये तो खाली और वजहों से वो मैदान में है, और मेरा ख्याल उसमें एक वजह ये भी है कि वो बीजेपी का काम कर रही हैं बैठ करके, कि ये जो है ब्राह्मण वाला शगुफा छोड़ा है उन्हें, उनको पावर से गए हुए आज हो गए 2007 में वो हटी थी हैं, और 2007 से हो गए भी 13 साल उनको पावर से गए हुए, साढ़े साढ़े हाँ। अब आप ये बताइए कि मायावती को इतने वर्षों तक ब्राह्मणों का ख्याल नहीं आया, और अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा उनका दिल जो है, दिल निकले आ रहा है ब्राह्मणों के लिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि ब्राह्मण बहुत डिप्राइव्ड क्लास है, निग्लेक्टेड क्लास है। ये वो लोग हैं जो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के नारे पे बैठ के बने हैं, और सडनली जो है वो प्रेम जाग गया। सतीश मिश्रा, जिन्होंने जिंदगी में किसी ब्राह्मण का भला नहीं किया, पावर में रहने के बावजूद अपना भला किया, अपने परिवार का भला किया, वो सरयू के तट पे खड़े होकर बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ और मैं रोज पूजा करता हूँ भगवान राम की, तो इसलिए सब आ जाओ।
भाई तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ब्राह्मणों को इंटेलेक्चुअल समझती है, इंटेलेक्ट उनका हाई माना जाता है, ट्रेडिशनली चला आ रहा है। लेकिन बसपा उनको सबसे बड़ा बेवकूफ समझती है। तो समझती है भेड़ बकरी की तरह ये बीन बजाएंगे और वो भेड़ बकरी की तरह पीछे पीछे चले आएंगे। कहाँ मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे मायावती का हो सकता है समझदारी में कुछ कमी हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई आदमी अगर ये बताना चाहे कि वो वाकई में उसका दिल में से वो बड़ा प्रेम आ रहा है ब्राह्मणों के लिए, किसी के लिए, जब दिल से आदमी बोलता है तो उसको कागज की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा मायावती का जो भाषण था, जो उन्होंने तो उसमें सो कॉल्ड प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पढ़ा, एक एक लफ्ज उन्हें बार बार देख के उठा के पढ़ना पड़ रहा था, ये तक बताने के लिए कौन कौन सी कम्युनिटीज को वो एड्रेस कर रही है। वो तो आदमी को कहाँ से बचाए, उनको सिर्फ दिखावा करना है। और इसके जरिए से इससे ऐसा जाहिर होता है कि बीजेपी को ये खतरा पैदा हो गया है कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा प्रो ठाकुर एटीट्यूड उनका रहा है, उसकी वजह से ब्राह्मणों में नाराजगी है, तो उनको लगता है ये वोट किधर जाएगा, तो कुछ नहीं करो तो उसको डिवाइड तो कर दो। तो ये बोल करके अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो इकट्ठा एक तरफ नहीं जाएगा, फायदा किसका होगा? बीजेपी का होगा, क्योंकि वो वोट तो बीजेपी का रहा है। ओवैसी वो काम दूसरे तरीके से कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे जो है, मेरा ख्याल बड़े अच्छे से ओवैसी को दूसरे तरीके से भाजपा ने अपनी तरफ लिया है। और मायावती का तो बड़ा आसान है, ईडी और सीबीआई वैसी तलवार लटकी है। अब भाई जब आप अफराद में दौलत बनाएंगे तो आपको डरना तो पड़ेगा ईडी और सीबीआई से। तो उस वजह से जो वो चाहते हैं वो कर रही है, और इससे बड़ा क्लियर कट है। वैसे अखिलेश यादव की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं होती, मेन उनके पास सपोर्ट बेस मुस्लिम्स का है, लेकिन वो भी अगर डिवाइड हो गया तो कोई चांस ही नहीं है। और बीजेपी को लेकिन इन सब बातों से देखिए, ये इससे एक इंडिकेशन है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में कमी है। बिल्कुल, बीजेपी अपनी तरह से इस पूरे जो चुनावी माहौल है इसमें अपनी तरह से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, अपनी तरह से जोड़ तोड़ और अपनी तरह से गणित बिठाने की कोशिश कर रही है। हुसैन अफसर साहब, जैसे समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट बैंक है वो करीब 9% है, और मुस्लिम वोट बैंक अगर पूरा उनके पाले में भी आता है तो 19.2% मोटे तौर पर माना जाता है। तो ये सारा मिला के आपको बहुत चुनावी जीत के लिए बहुत आश्वस्त नहीं करता। दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी अखिलेश यादव के खिलाफ अपनी जो उनकी रणनीति है, खास तौर पर जो मुख्यमंत्री का एक टीवी चैनल के सामने जो उनका एक वक्तव्य था जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव से कहा था कि वो मुसलमानों को तो एक करने की बात कर रहे हैं लेकिन अब्बाजान को पूछते नहीं। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने कहा था कि आप को अपनी भाषा को संयत रखना चाहिए और हमारे आपके जो बीच में जो मतभेद है, जो लड़ाई है, वो विचारों की लड़ाई है। आप अगर उसको पारिवारिक स्तर पर ले जाएंगे तो मैं भी आपके पिता के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं क्या इस तरह की रणनीति बीजेपी का ये मकसद है कि वो जितना मुस्लिम संगठित एकजुट होता हुआ दिखाई दे, उतना ही वो हिंदू तबके को, हिंदू समाज को एकजुट करके अपने पाले में करने की कोशिश करे? क्या आपको लगता है इस तरह की कोई रणनीति कहीं? ये है कि जितना मुसलमानों को कहा जाएगा उतने ही कंसोलिडेट होंगे हिंदू वोटर्स, और इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। अब जहाँ तक ये सवाल है कि आपने ये फरमाया कि सारे मुसलमान अगर एक तरफ हो जाएं, तो हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से नहीं देंगे, क्योंकि नाराजगी उनकी भी है। उसमें बहुत से मूवमेंट चले और बहुत सी चीजें हुई जिसमें समाजवादी पार्टी ने खामोशी अख्तियार कर, जी बिल्कुल खामोश रहे वो लोग, बिल्कुल खामोश रहे, ट्वीट से काम चलाया हो, कभी उसमें भी गोल हो गए, वो नहीं हुआ। इसी तरह से बीएसपी का भी मामला बिल्कुल इसी तरह से है कि वो इन्हें अब वोटर होशियार हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से भी, वो उनको ये महसूस होता है कि हमको क्या क्या दिखाया जा रहा है और क्या दिल में है और क्या में है। जहाँ तक
समाजवादी पार्टी का इससे पहले आपने सवाल किया था कि समाजवादी पार्टी के बारे में यह कि उनको ठगा गया, लेकिन आप देखिए कि अखिलेश के जमाने में भी 11 मुसलमान मिनिस्टर्स थे जी, भले ही स्टेट मिनिस्टर्स थे, क्योंकि एक बड़े मिनिस्टर जो कैबिनेट थे वो किसी को बढ़ने ही नहीं देते थे। तो इस वजह से वो 11 जो थे वो लाल बत्ती और एम्बेसडर गाड़ी में ही खुश थे, लेकिन उन्हीं उनको बांटा गया, उनको दिया गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो अभी देखिए एक फेज आएगा कि जिसमें भगदड़ मचेगी जब टिकट नहीं मिलेंगे जी, हर तरफ से, चाहे ब्राह्मण्स जी, हो वो भी घात में बैठे हैं, क्योंकि अभी एक फेज ऐसा आना है कि जिस वक्त टिकट बिकेंगे और मिलेंगे और नहीं मिलेंगे और कटेंगे, ये सब जो टर्मिनोलॉजी सुनाई देगी, तो आप देखिएगा कि इधर से उधर, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर होंगे। तो अभी उसका भी इंतजार कीजिए आप कि क्या होता है। और जो बहुत सी बातें ऊपर ऊपर से कही जा रही है, अंदर से कुछ है, जैसे राजभर जो है वो रात भर सोचते कुछ है और सवेरे कहते कुछ है। उनका तो स्टिंग ऑपरेशन भी हो गया है कि उसमें उन्होंने पैसा वैसा बताया किस तरह पोस्टें चाहिए और किस तरह पैसा चाहिए। यहाँ स्टिंग की वजह से हाल है कि कितने सीटें मिलेंगी और कौन से अच्छे पोर्टफोलियो ये इस तरह की जो परिस्थिति है, जो जोड़ तोड़ करने की कोशिश है और किसी एक तरह से एक वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश है। अतुल जी, समाजवादी पार्टी एक तरफ यादव वोट बैंक के भरोसे है, मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे है, तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोट बैंक के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और अब तो उन्होंने परशुराम को ब्राह्मण समाज का प्रतीक बनाकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बड़ी प्रतिमा और तमाम जगह जगह प्रतिमा लगाने की, परशुराम की प्रतिमा लगाने की, सत्ता में आने के बाद छुट्टी घोषित करने की, इस तरह की तमाम बातें की हैं। आपको लगता है कि क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ समाजवादी पार्टी को होगा? देखिए, स्थिति ऐसी है कि मायावती ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई हैं। अखिलेश यादव ज्यादातर मुस्लिम्स और बैकवर्ड्स के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ब्राह्मण एक छोटा हिस्सा है उनका। भारतीय जनता पार्टी की विशेष बात यह है कि वो पूरी तरह से ओबीसी और धर्म के विषयों पर अपनी राजनीति कर रही है। अब देख लीजिए, पूरा इनका चुनाव का जो अभियान है वो ओबीसी केंद्रित है। चाहे आप कल्याण सिंह को ले लीजिए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ आना ले लीजिए, चाहे यूपी के मंत्रियों का शामिल किया जाना केंद्र में उसको ले लीजिए, हर तरह से वो उनका पूरा जोर ओबीसीज के ऊपर। ओबीसीज को वो किसी तरह से अखिलेश यादव से हटाना चाह रहे हैं। और दलितों के बारे में उनको ज्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि थोड़े दलित हो सकता है चले जाएं उनके पास। ब्राह्मण और ठाकुर, जो अपर कास्ट जिसको कहते हैं, वो पहली बार ऐसा हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के फोकस में नहीं है वो। क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है कि जो अपर कास्ट हैं वो मायावती और अखिलेश यादव के पास नहीं जाएंगे। जी, जो भी कारण हो उसके, पुराने हो नए हो, उनको ये लगता है कि वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल भारतीय जनता पार्टी में ही महसूस करेंगे, इन दोनों पार्टियों में नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सही है कि ओबीसी का जिस तरह से वर्चस्व बढ़ रहा है उससे ब्राह्मण बहुत ज्यादा खुश तो नहीं है। उनका रोष किस तरह से प्रकट होगा ये देखने की बात है, पर हमको ये लगता है कि मायावती से ज्यादा वो अखिलेश यादव के साथ जाना पसंद करेंगे। जी, बिल्कुल। जो इस तरह की परिस्थितियां हैं उनमें अभी बहुत सारा जो मतदाता है, बहुत सारा जिसको वोट बैंक कहा जाता है, वो अभी अनिर्णय की स्थिति में है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा उसका अपना फोकस उसे कहाँ जाना है ये भी साफ होता दिखाई देगा। लेकिन शरद जी, जैसे एक जो पिछला चुनाव था उसमें राम मंदिर का मुद्दा एक मुद्दे के तौर पर था। इस बार राम मंदिर का मुद्दा अदालत
के समाधान के बाद वो एक तरह से मुद्दा तो उस तरह से नहीं रहा है। मंदिर निर्माण की बात जरूर है, लेकिन वो भी अब एक चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अयोध्या को इस बार फोकस में रख के, अयोध्या को केंद्र में रख के अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सरयू स्नान किया, कई संत महंतों से उन्होंने आशीर्वाद लिया और अखिलेश यादव की जीत की वहाँ से उन्होंने एक तरह से संकल्प वहाँ से अयोध्या से पारित किया। बसपा ने तो अपना जो ब्राह्मण सम्मेलन है, आप ही ने अभी जिक्र किया था कि सतीश मिश्रा सरयू में स्नान करके और उसके बाद अयोध्या के तमाम मंदिरों में जाकर अपने को उन्होंने ब्राह्मणों का नेतृत्व साबित करने की कोशिश की और बीएसपी को वहां से आगे बढ़ाने की बात हुई। कांग्रेस की तरफ से भी सलमान खुर्शीद अभी पिछले दिन अयोध्या गए थे। वो भी कहीं न कहीं अपनी जो अयोध्या की राजनीति है उसको अभी भूली नहीं है। प्रियंका गांधी भी बीच में एक बार वहां गई और जो ओवैसी जो कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने आए हैं, उन्होंने भी अयोध्या जिले में से अपनी राजनीति की, अपनी उत्तर प्रदेश की सभाओं की शुरुआत की। रुदौली की सभा से उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी जो अयोध्या का मुद्दा है वो एक चुनावी मुद्दा इन चुनावों में बन सकता है? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उनके लिए वो मुद्दा है और रहे। हालांकि जितना उस पर भुनाना था वो काफी भुना चुके हैं वोट की राजनीति में, लेकिन क्योंकि आम आदमी के लिए जब से वो वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको एक तसल्ली हो गई कि और मंदिर बन रहा है, तो उसके नाम पे आदमी जो है उस तरीके से नहीं पैशनेटली आएगा जैसे कि पहले आता था। अब बीजेपी और ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी और ये दूसरे लोग जो कांग्रेस, इनको होड़ लगी है पिछले काफी समय से। इनको लगता है जब से बीजेपी, और बीजेपी चाहती है ये करें, बीजेपी के ट्रैप में आ रहे हैं ये करके, क्योंकि जहां इनको कहा जाता है ये सब मुसलमानों के लिए राजनीति कर रही है, ये सब मुसलमानों के प्रो मुस्लिम है, तो उनको, इन पार्टियों को अपनी इतने कमजोर हो चुके हैं ये लोग कि इनमें कोई कन्विक्शंस नहीं रह गए हैं, ये फौरन गिर पड़ते हैं। ये ममता ने ये नहीं किया था, ये बीजेपी उनको उकसाए और ये तल से गिर जाए, सॉफ्ट, जिसे सॉफ्ट हिंदुत्व कहता है। और तो ये दिखाने के लिए कि साहब हम भी हिंदू है, वहां चले जाते हैं। ये बताने के लिए कि साहब हम भी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, तो परशुराम की मूर्ति खड़ी कर देंगे। ये मुझे लगता है बड़ी जो है इमेच्योर्ड ओछी राजनीति है इन लोगों की, और ये करके ये सिर्फ बीजेपी के ट्रैप में आ रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। जब आप किसी के पार्टी के खेल में, उनके मैदान में उतरेंगे खेलने के लिए, तो निश्चित है कि आप उससे हारेंगे। उस गेम में आप उससे नहीं जीत सकते। हिंदुत्व के गेम में बीजेपी से कोई पार्टी जीत नहीं सकती। आप कुछ कह रहे हैं? तो आप पूरी कर लीजिए बात, तब फिर हम इसमें थोड़ा सा अच्छा, हाँ, अच्छा, तो मेरा मानना ये है कि ये अयोध्या के नाम पे प्ले अप करके ये मुझे नहीं लगता कि कुछ अचीव करने वाले हैं। ये दिखला करके सबको और आज की डेट में जो और लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं, बीजेपी इस उम्मीद से कर रही है कि उसके वोट में इजाफा हो जाए। उसका एक ट्रेडिशनल वोटर जो हिंदुत्व के नाम पे, वो तो है ही उनके साथ वो, लेकिन उसको भी अंदर अंदर ये डर है कि उसका वोट अब उस तादाद में नहीं मिलने वाला उसे जो पिछले चुनाव में मिला था। तो वो चाहता है कि इसको बढ़ावा दे करके अगर इजाफा हो जाए, क्योंकि जो फ्लोटिंग वोट है वही तय करता है चुनाव का रिजल्ट। अल्टीमेटली जो वोटिंग पैटर्न उस टाइम होगी, और ये वोटिंग पर ये जो फ्लोटिंग वोट है यही बदलता है पार्टियों का राज। आप देख लीजिए, चाहे उसको कुछ भी कहा जाता रहा हो, सोशल इंजीनियरिंग मायावती के जमाने में, उसमें एंटी मुलायम फैक्टर बहुत बड़ा था जो मायावती को लाया था। और मजे की बात यह है कि उसके बाद 5 साल बाद वो एंटी मायावती वोट हो गया जो अखिलेश को लाया, जो मेजर लार्ज चंक में आया। बाकी उसमें वाहवाही हो गई अखिलेश यादव की, साहब उन्होंने बहुत अच्छा, और यूथ है, ठीक, वो फैक्टर था, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर था जो इग्नोर किया जाता है। तीसरा जो है, जब अखिलेश के ये जो एंटी वो इसलिए गया हुआ वोट क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में ये बवाल करा दिया, फैमिली फ्यूड, लड़ाई जो शुरू हो गई। आज की डेट में भी एक एंटी बीजेपी, एंटी योगी फैक्टर है,
जिसको की टैप करने की बात है, और वो कहाँ तक ये पार्टीज कर पाती हैं। इनका सारा टाइम तो इसमें चला जा रहा है कि हम भी अयोध्या के नाम पे कुछ ले लें, हम ब्राह्मण के नाम पे कुछ ले लें, बजाय इसके कॉन्सेंट्रेट करने के कि जो जिस तरह से कोरोना की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से पब्लिक सफर करिए, उसको जिंदा रखना है, उस फैक्टर को। तो ये एंटी वोट बनेगा, और जब वो वोट आ जाता है और वो बड़ी तादाद में होता है, उसमें ज्यादातर यूथ है जो कि बहता नहीं है हवा के साथ, वो देखता है कि ये चीजें भी क्या कर रहे हो, ये करके ये हिंदुत्व का गेम में ये घुस करके ये अपना नुकसान करेंगे, और उससे कोई भला नहीं होने वाला। जहाँ तक ओवैसी का सवाल है, उन्होंने अयोध्या क्यों चुना, उन्होंने वो अपना बाबरी मस्जिद के इशू को अलाइव रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने रुदौली लिया। रुदौली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और कॉन्स्टिट्यूएंसी है असेंबली की, फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब फैजाबाद की बात है, अब छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो मिली भगत दोनों की, मैं कहता हूँ कि दो, इसमें बसपा और उनकी मिली भगत, भाजपा और इनकी, जब ओवैसी साहब वहां गए तो उन्होंने फैजाबाद 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 कहा, अयोध्या नहीं कहा। फौरन बीजेपी में ही, खुद ही कल किसी 2 चैनल में था जहाँ बीजेपी स्पोक्समैन बोले, ओवैसी साहब ने जो है फैजाबाद कहा, अयोध्या क्यों नहीं कहा। तो मैंने कहा देखिए, इसी से जाहिर होता है कि आप लोगों की मिली भगत है। आप उससे बुलवाते हैं और फिर आप रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट जब करते हैं तब आपका पोलराइजेशन का कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा गेम चल रहा है। इसमें अखिलेश यादव से ही उम्मीद थी, कांग्रेस तो भाई सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे है, और वो सोनिया, वो प्रियंका गांधी आ गई है लखनऊ दिखाने के लिए, वो 1.5 महीने बाद आई हैं। वो सोचती हैं कि 1.5 महीने आके 2 स्टेटमेंट इशू कर दिया और हो गई पार्टी का काम। तो इसमें इस ऐसी सिचुएशन में बड़ा टफ जॉब है, और उसमें भी अखिलेश अभी पूरी तरह से पूरे गियर में नहीं आए। जिस तरीके का माहौल है वो बहुत ही बिल्कुल जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी जो जैसा राजनीतिक दल समझ रहे हैं अभी उतना आसान नहीं है। जनता का मूड अभी बिल्कुल एक तरह से क्या है उसको भांपना राजनीतिक दलों के लिए बहुत आसान नहीं है। और 2017 से अगर हम 2022 के चुनाव की बात करेंगे तो इस दौर में बहुत कुछ बदला है। लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोगों की चेतना बढ़ी है, लोगों की चीज़ों के प्रति स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता का जो भाव है वो बढ़ा है। तो ये चुनाव भले ही ओवैसी, भले ही समाजवादी पार्टी, भले ही बीएसपी, भले ही कांग्रेस, भले ही बीजेपी किसी कोण से इसको जाति खांचे में या धार्मिक सांप्रदायिक खांचे में बांटने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः लोग अपनी पसंद की सरकार अब जो उसके लिए बेहतर कर सके उसको चुनने के लिए ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप तीनों का हार्दिक धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे को शेयर करें, और हमारे इस कार्यक्रम के प्रति उनकी जो विचार हैं, जो टिप्पणियां हैं, उनसे हमको अवगत कराएं, ताकि एक निष्पक्ष पत्रकारिता को, स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हम करना चाह रहे हैं वो कोशिश कामयाब हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।